आज 10 साल से जब्त कर रहा हूँ। अपने इस नन्हे से हृदय में अग्नि का दहकता हुआ कुंड छिपाए हुए हूँ। जीवन की सारी अभिलाषाएं इसी में जलकर राख हो गई हैं। किससे अपनी मनोव्यथा कहूँ, फ़ायदा ही क्या है। जिसके भाग्य में रुदन अनंत रुदन हो, उसका मर जाना ही अच्छा है। मैंने पहली बार तारा को उस वक्त देखा जब मेरी उम्र 10 साल की थी। मेरे पिता आगरे के अच्छे डॉक्टर थे। लखनऊ में मेरे चाचा रहते थे। उन्होंने वकालत में काफ़ी धन कमाया था। मैं उन दिनों चाचा के ही साथ रहता था। चाचा की कोई संतान न थी, इसलिए मैं ही उनका वारिस था। चाचा और चाची दोनों मुझे अपना पुत्र समझते थे। मेरी माता बचपन में ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। मातृ स्नेह का जो कुछ प्रसाद मुझे मिला वह चाची जी से ही मिला था। चाचा साहब के पड़ोस में हमारी बिरादरी के एक बाबू साहब रहते थे। वह रेलवे विभाग में किसी अच्छे ओहदे पर थे। 200-250 रुपये पाते थे। नाम था विमल चंद्र। तारा उन्हीं की पुत्री थी। उस वक्त उसकी उम्र 5 साल की होगी। बचपन का वह दिन आज भी आंखों के सामने है, जब तारा एक फ्रॉक पहने, बालों में एक गुलाब का फूल गुथे हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। कह नहीं सकता क्यों मैं उसे देखकर झेंप सा गया। मुझे वह देव कन्या सी मालूम हुई, जो ऊषा काल के सौरभ और प्रकाश से रंजित आकाश से उतर आई है। उस दिन से तारा अक्सर मेरे घर आती। उसके घर में खेलने की जगह न थी। चाचा साहब के घर के सामने लंबा चौड़ा मैदान था, वह वहीं खेला करती थी। मैं जब स्कूल से लौटता तो तारा दौड़कर मेरे हाथों से किताब का बस्ता ले लेती। जब मैं स्कूल जाने के लिए गाड़ी पर बैठता तो वह भी आकर मेरे साथ बैठ जाती। एक दिन उसके सामने चाची ने चाचा जी से कहा, तारा को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। क्यों कृष्णा, तू तारा से ब्याह करेगा? मैं मारे शर्म के बाहर भाग गया, लेकिन तारा वहीं खड़ी रही, मानो चाची ने उसे मिठाई देने को बुलाया हो। उस दिन से चाचा और चाची में अक्सर यही चर्चा होती। दोनों परिवारों में इतना गहरा संबंध था कि उसमें रिश्ता हो जाना कोई असाधारण बात ना थी। तारा के माता पिता को तो इसका पूरा विश्वास था कि तारा से ही मेरा विवाह होगा। मैं जब उनके घर जाता तो मेरी बड़ी आवभगत होती। तारा की माँ उसे मेरे साथ छोड़कर किसी बहाने से चली जाती। किसी को अब इसमें शक न था कि तारा ही मेरी हृदयेश्वरी होगी। एक दिन तारा ने मिट्टी का घरौंधा बनाया। मेरे मकान के सामने नीम का पेड़ था। उसी की छांव में वह घरौंधा तैयार हुआ। उसमें कई सारे कमरे थे, कई मिट्टी के बर्तन, एक नन्ही सी चारपाई भी थी। मैंने जाकर देखा तो तारा घरौंधा बनाने में तन्मय हो रही थी। मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आई और बोली, कृष्णा चलो हमारा घर देखो, मैंने अभी बनाया है। घरौंधा देखा तो हंसकर बोला, इसमें कौन रहेगा तारा? तारा ने ऐसा मुंह बनाया मानो यह व्यर्थ का प्रश्न है। बोली, क्यों, हम और तुम कहाँ रहेंगे? जब हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो हम लोग इसी घर में आकर रहेंगे। वह देखो तुम्हारी बैठक है, तुम यहीं बैठकर पढ़ोगे। दूसरा कमरा मेरा है, इसमें बैठकर मैं गुड़िया खेलूंगी। मैंने हंसकर कहा, क्यों, क्या मैं सारी उम्र पढ़ता ही रहूँगा और तुम हमेशा गुड़िया ही खेलती रहोगी? तारा ने मेरी तरफ इस ढंग से देखा जैसे मेरी बात नहीं समझी। पगली जानती थी कि ज़िंदगी खेलने और हंसने के लिए ही है। यह न जानती थी कि एक दिन हवा का एक झोंका आएगा और इस घरौंधे को उड़ा ले जाएगा और इसी के साथ हम दोनों भी कहीं से कहीं उड़ जाएंगे। इसके बाद मैं पिताजी के पास चला आया और कई साल पढ़ता रहा। लखनऊ की जलवायु मेरे अनुकूल न थी।
या पिताजी ने मुझे अपने पास रखने के लिए यह बहाना किया था, मैं निश्चय नहीं कर सकता। इंटरमीडिएट तक मैं आगरे में ही पढ़ा, लेकिन चाचा साहब के दर्शन के लिए बराबर वहाँ जाता रहता था। गर्मी की छुट्टियाँ तो पूरी लखनऊ में ही कटती थी। एक छुट्टी गुजरते ही दूसरी छुट्टी आने के दिन गिनने लगता था। अगर मुझे एक दिन की भी देर हो जाती तो तारा का पत्र आ पहुँचता। बचपन के उस सरल प्रेम में अब जवानी का उत्साह और उन्माद था। वे प्यारे दिन क्या भूल सकते हैं? वही मधुर स्मृतियाँ अब इस जीवन का सर्वस्व है। हम दोनों रात को सबकी नज़रें बचाकर मिलते और हवाई कीले बनाते। इससे कोई यह ना समझे कि हमारे मन में पाप था, कदापि नहीं। हमारे बीच में एक भी ऐसा शब्द, एक भी ऐसा संकेत न आने पाता जो हम दूसरों के सामने न कर सकते या जो उचित सीमा के बाहर होता। यह केवल वह संकोच था जो इस अवस्था में हुआ करता था। क्या कहूँ, तारा का हृदय कितना पवित्र था। अब मुझे ज्ञात हुआ कि स्त्री कैसे पुरुष पर नियंत्रण कर सकती है। एक दूसरे से बातें करने में, एक दूसरे के सामने बैठे रहने में हमें असीम आनंद होता था। फिर प्रेम की बातों की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ अपने अखंड अनुराग, अपनी अतुल निष्ठा, अपने पूर्ण आत्मसमर्पण का विश्वास दिलाना होता है। हमारा संबंध तो स्थिर हो चुका था, केवल रस्में बाकी थी। वह मुझे अपना पति समझती थी, मैं उसे अपनी पत्नी। हम दोनों में कभी कभी लड़ाई भी होती थी और कई कई दिनों तक बातचीत की नौबत न आती, लेकिन ज़्यादती कोई भी करे, मनाना उसी को पड़ता था। मैं जरा सी बात पर तिनक जाता था। वह हंसमुख थी, बहुत ही सहनशील, लेकिन उसके साथ ही मानिनी भी पल्ले सिरे की। मुझे खिलाकर भी खुद ना खाती, मुझे हंसाकर भी खुद ना हंसती। इंटरमीडिएट पास होते ही मुझे फ़ौज में एक जगह मिल गई। उस विभाग के अफसरों से पिताजी का बड़ा जान पहचान था। मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई, मगर विधिवाम कुछ और ही षड्यंत्र रच रहा था। मैं तो इस ख्याल में मग्न था कि कुछ दिनों में तारा मेरी होगी। उधर एक दूसरा ही गुल खिल गया। शहर के एक नामी रईस ने चाचा जी से मेरे विवाह की बात छेड़ दी और 8,000 रुपये दहेज का वचन दिया। चाचा जी के मुंह से लार टपक पड़ी। सोचा, यह आशातीत रकम मिलती है, इसे क्यों छोड़ूं? विमल बाबू की कन्या का विवाह कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। उन्हें सोचकर जवाब देने का वादा करके विदा किया और विमल बाबू को बुलाकर बोले, आज चौधरी साहब कृष्णा की शादी की बातचीत करने आए थे। आप तो उन्हें जानते ही होंगे, अच्छे रईस हैं, 8,000 रुपये दे रहे हैं। मैंने कह दिया है, सोचकर जवाब दूंगा। आपकी क्या राय है, यह शादी मंजूर कर लूं? विमल बाबू ने चकित होकर कहा, यह आप क्या फरमाते हैं? कृष्णा की शादी तो तारा से ठीक हो चुकी है ना? चाचा साहब ने अनजान बनकर कहा, यह तो मुझे आज मालूम हो रहा है। किसने ठीक की है यह शादी? आपसे तो मुझसे इस विषय में कोई भी बातचीत ना हुई। विमल बाबू जरा गर्म होकर बोले, जो बात आज 10-12 साल से सुनता हूँ, क्या उसकी तस्दीक भी करनी चाहिए थी? मैं तो इसे तय समझे बैठा हूँ। मैं ही क्या, सारा मोहल्ला तय समझ रहा है। चाचा साहब ने बदनामी के भय से जरा दब कर कहा, भाई साहब, हक तो यह है कि मैं जब कभी इस संबंध की चर्चा करता था दिल लगी के तौर पर, लेकिन खैर आपको निराश नहीं करना चाहता। आप मेरे पुराने मित्र हैं, मैं आपके साथ सब तरह की रियायत करने को तैयार हूँ। मुझे 8,000 मिल रहे हैं, आप मुझे 7,000 दीजिए या 6,000 ही दीजिए। विमल बाबू ने उदासीन भाव से कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या सचमुच दहेज मांग रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आता। चाचा साहब ने माथा सिकोड़ कर कहा, इसमें मजाक की तो कोई बात नहीं।
मैं आपके सामने चौधरी से बात करा सकता हूँ। विमल बाबू, आपने तो यह नया प्रश्न छेड़ दिया। मुझे तो स्वप्न में भी गुमान न था कि हमारे और आपके बीच में यह प्रश्न खड़ा होगा। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। 10-5 हज़ार में आपका कुछ ना बनेगा। हाँ, यह रकम मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं तो आपसे दया ही की भिक्षा मांग सकता हूँ। आज 10-12 साल से हम कृष्णा को अपना दामाद समझते आ रहे हैं। आपकी बातों में भी कई बार इसकी तस्दीक हो चुकी है। कृष्णा और तारा में जो प्रेम है वह आपसे छिपा नहीं है। चाचा साहब ने धृष्टता से कहा, विमल बाबू, मुझे खेद है कि मैं इस विषय में और नहीं दब सकता। विमल बाबू जरा तेज होकर बोले, आप मेरा गला घोंट रहे हैं। चाचा साहब ने कहा, आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि कितनी रियासत कर रहा हूँ। विमल ने बोला, क्यों ना हो, आप मेरा गला घोंटें और मैं आपका एहसान मांगूं। मैं इतना उदार नहीं हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप इतने लोभी हैं तो आपसे दूर ही रहता। मैं तो आपको सज्जन समझता था। आपको अख्तियार है कि कृष्णा बाबू की शादी जहाँ चाहे करें, लेकिन आपको हाथ ना मलना पड़े तो कहिएगा। तारा का विवाह तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो किसी अच्छे घर में ही होगा। चाचा साहब ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, अगर आप मेरे घर में ना होते तो इस अपमान का कुछ जवाब देता। विमल बाबू ने छड़ी उठा ली और कमरे से जाते हुए कहा, आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप जवाब देने के योग्य ही नहीं हैं। उसी दिन शाम को जब मैं बैरक से आया और जलपान करके विमल बाबू के घर जाने लगा तो चाची ने कहा, कहाँ जाते हो? विमल बाबू से मैं और तुम्हारे चाचा जी में आज एक झड़प हो गई। मैं ठिठक कर ताज्जुब के साथ कहा, झड़प हो गई? किस बात पर? चाची ने सारा का सारा वृत्तांत सुना दिया और विमल बाबू को जितने काले रंगों में रंग सकी रंगा। मैं 1 मिनट सन्नाटे में खड़े रहकर बोला, अच्छी बात है, वहाँ ना जाऊँगा, बैरक जा रहा हूँ। चाची बहुत रोई चिल्लाई, पर मैं एक क्षण भर भी ना ठहरा। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई मेरे हृदय में भाले भोंक रहा हो। घर से बैरक तक पैदल जाने में शायद मुझे 10 मिनट से ज़्यादा ना लगा होगा। बार बार जी झुंझलाता था, चाचा साहब पर नहीं, विमल बाबू पर भी नहीं, केवल अपने ऊपर। क्यों मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर चाचा साहब से कह दूं, कोई मुझे लाख रुपए भी दे दे तो शादी ना करूँगा। मैं क्यों इतना डरपोक, इतना तेजहीन, इतना दब्बू हो गया? इस क्रोध में मैंने पिताजी को एक पत्र लिखा और वह सारा वृत्तांत सुनाने के बाद अंत में लिखा, मैंने निश्चय कर लिया है कि और कहीं शादी ना करूँगा, चाहे मुझे आपकी आज्ञा ही क्यों ना करनी पड़े। उस आवेश में ना जाने और क्या क्या लिखा, अब याद नहीं है। इतना ही याद है कि 10-12 पन्ने में सब कुछ लिख डाला था। संभव होता तो मैं यह सारी बातें तार से भेजता। 3 दिन मैंने बड़ी व्यग्रता के साथ काटे। उसका केवल अनुमान किया जा सकता है। सोचता, तारा हमें अपने मन में कितना नीच समझ रही होगी। कई बार जी में आया कि चलकर उसके पैरों पर गिर पड़ूं और कहूं, देवी, मेरा अपराध क्षमा करो। चाचा साहब के कठोर व्यवहार की परवाह ना करो। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ। चाचा साहब मुझसे बिगड़ जाएं, पिताजी घर से निकाल दें, मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें खोकर मेरा जीवन ही खो जाएगा। तीसरे दिन पत्र का जवाब आया। रही सही आशा भी टूट गई। वही जवाब था जिसकी मुझे शंका थी। लिखा था, भाई साहब मेरे पूज्य हैं, उन्होंने जो निश्चय किया है उसके विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता, और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उन्हें नाराज ना करो। मैंने उस पत्र को फाड़ कर पैरों से कुचल दिया और उसी वक्त विमल बाबू के घर की तरफ चला।
आह, उस वक्त अगर कोई मेरा रास्ता रोक लेता, मुझे धमकाता कि उधर मत जाओ, तो मैं विमल बाबू के पास जाकर ही दम लेता और आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। पर वहाँ मना करने वाला कौन बैठा था? कुछ दूर चलकर हिम्मत हार बैठा, लौट पड़ा। कह नहीं सकता क्या सोच कर लौटा। चाचा साहब की अप्रसन्नता का मुझ पर रत्ती भर भी भय न था। उनकी अब मेरे दिल में जरा भी इज्जत ना थी। मैं उनकी सारी संपत्ति को ठुकरा देने को तैयार था। पिताजी के नाराज हो जाने का भी डर न था। संकोच केवल यह था, क्या मुंह लेकर जाऊं? आखिर मैं उन्हीं चाचा का भतीजा तो हूँ। विमल बाबू मुझसे मुखातिब ना हुए या जाते ही जाते दुत्कार दिया तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और क्या रह जाएगा। सबसे बड़ी शंका यह थी कि कहीं तारा ही मेरा तिरस्कार न कर बैठे तो मेरी क्या गति होगी। हाय निष्ठुर तारा, अबोधा तारा, अगर तूने उस वक्त 2 शब्द लिखकर मुझे तसल्ली दे दी होती तो आज मेरा जीवन कितना सुखमय होता। तेरे मौन ने मुझे मटिया मेट कर दिया, सदा के लिए। 3 दिन फिर मैंने अंगारों पर लोट कर काटे। ठान लिया कि अब किसी से ना मिलूँगा। सारा संसार मुझे अपना शत्रु सा दिखता था। तारा पर भी क्रोध आता था। चाचा साहब की तो सूरत से मुझे घृणा हो गई थी। मगर तीसरे दिन शाम को चाचा जी का संदेश पहुंचा, मुझसे आकर मिलो। जी में तो आया, लिख दूं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, आप समझ लीजिए मैं मर गया। मगर फिर उनके स्नेह और उपकारों की याद आ गई। खरी खरी सुनाने का भी अच्छा अवसर मिल रहा था। हृदय में युद्ध का नशा और जोश भरे हुए मैं चाचा जी की सेवा में पहुंच गया। चाचा जी ने मुझसे सिर से पैर तक देखकर कहा, क्या आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है? आज राय साहब सीताराम तशरीफ़ लाए थे, तुमसे कुछ बातें करना चाहते थे। कल सवेरे मौका मिले तो चले आना, या तुम्हें लौटने की जल्दी ना हो तो मैं इसी वक्त बुलावा भेजूं। मैं समझ तो गया था कि राय साहब कौन हैं, लेकिन अनजान बनकर बोला, यह राय साहब कौन हैं? चाचा जी ने लापरवाही से कहा, अजय यह वही महाशय हैं जो तुम्हारे ब्याह के लिए घेरे हुए हैं। शहर के रईस और कुलीन आदमियों में से हैं। लड़की भी बहुत अच्छी है, कम से कम तारा से तो कई गुनी अच्छी। मैंने हाँ कर लिया है। तुम्हें भी जो बातें पूछनी हैं उनसे पूछ लो, मैंने आवेश के उमड़ते हुए तूफान को रोक कर कहा। मैं अपना विवाह नहीं करना चाहता। चाचा जी ने मेरी तरफ आंखें फाड़ कर कहा, क्यों? मैंने उसी निर्भीकता से जवाब दिया, इसीलिए कि मैं इस विषय में स्वाधीन रहना चाहता हूँ। चाचा साहब ने जरा नर्म होकर कहा, मैं अपनी बात दे चुका हूँ, क्या तुम्हें इसका कुछ ख्याल नहीं है? मैंने उद्दंडता से जवाब दिया, जो बात पैसों पर बिकती है उसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी नहीं खराब कर सकता। चाचा साहब ने गंभीर भाव से कहा, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने कहा, जी हाँ, आखिरी है। पछताना पड़ेगा, आप इसकी चिंता ना करें, आपको कष्ट ना दूंगा। अच्छी बात है। यह कहकर वह उठे और अंदर चले गए। मैं अपने कमरे से निकला और बैरक की तरफ चला। मालूम होता था पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं है। बैरक में पहुंचकर मैं पलंग पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। सवेरे हमारे रेजिमेंट को देहरादून जाने का हुक्म हुआ। मुझे आंखें सी मिल गई। अब लखनऊ काटे खाता था। उसके गली कूचे तक से घृणा हो गई थी। एक बार जी में आया चलकर तारा से मिल लूँ, मगर फिर वही शंका हुई कि कहीं वह मुखातिब ना हुई तो। विमल बाबू इस दशा में भी मुझसे उतना ही स्नेह दिखाएंगे जितना अब तक दिखाते आए थे। इसका मैं निश्चय ना कर सका। पहले मैं एक धनी परिवार का दीपक था, अब एक अनाथ युवक जिसे मजदूरी के सिवा और कोई अवलंब नहीं था। देहरादून में अगर कुछ दिन मैं शांति से रहता तो संभव था
मेरा आहत हृदय संभल जाता और मैं विमल बाबू को मना लेता। लेकिन वहाँ पहुँचे एक सप्ताह भी ना हुआ था कि मुझे तारा का पत्र मिल गया। पते को देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। शायद शेर को सामने देखकर मैं इतना भयभीत ना होता। हिम्मत ही ना पड़ी थी कि उसे खोलूं। वही लिखावट थी, वही मोतियों की सी लड़ी जिसे देखकर मेरे लोचन तृप्त हो जाया करते थे। वही काले अक्षर आज नागिनों से भी ज़्यादा डरावने मालूम होते थे। अनुमान कर रहा था कि उसने क्या लिखा होगा, पर अनुमान की दूर तक दौड़ भी पत्र के विषय तक ना पहुंच सकी। आखिर एक बार कलेजा मजबूत करके मैंने पत्र खोल ही डाला। देखते ही आंखों में अंधेरा सा छा गया। मालूम हुआ किसी ने शीशा पिघलाकर पिला दिया है। तारा का विवाह तय हो गया है। शादी होने में कुल 24 घंटे बाकी थे। उसने मुझसे अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी थी और विनती की थी, मुझे भुला मत देना। पत्र का अंतिम वाक्य पढ़कर मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। लिखा था, यह अंतिम प्यार लो। अब आज से मेरे और तुम्हारे बीच में केवल मैत्री का नाता है, मगर कुछ और समझूं तो वह अपने पति के साथ अन्याय होगा, जिसे शायद तुम सबसे ज़्यादा नापसंद करोगे। बस इससे अधिक और ना लिखूंगी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से चले गए। तुम यहाँ रहते तो तुम्हें भी दुख होता और मुझे भी। मगर प्यारे, अपनी इस अभागिन तारा को भूल ना जाना। मैं पत्र को हाथ में लिए लिए लेट गया। मालूम होता था छाती फट जाएगी। भगवान, अब क्या करूं? जब तक मैं लखनऊ पहुंचूंगा बारात द्वार पर आ चुकी होगी। लेकिन तारा के अंतिम दर्शन करने के लिए की प्रबल इच्छा को मैं किसी तरह रोक ना सका। मैंने जाकर कमांडिंग ऑफिसर से कहा, मुझे एक बड़े ज़रूरी काम से लखनऊ जाना है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। साहब ने कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने अधिक आग्रह नहीं किया, वहाँ से चला आया। रात को गाड़ी से लखनऊ जाने का निश्चय किया। कोर्ट मार्शल का भी अब मुझे जरा भी डर ना था। जब मैं लखनऊ पहुँचा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तक मैं प्लेटफॉर्म से दूर खड़ा खूब अंधेरा हो जाने का इंतज़ार करता रहा। तब अपनी किस्मत के नाटक का सबसे भीषण कांड देखने चला। बारात द्वार पर आ गई थी। गैस की रोशनी हो रही थी। बाराती लोग जमा थे। हमारे मकान की छत तारा की छत से मिली हुई थी। रास्ता मर्दाने कमरे की बगल से था। चाचा साहब शायद कहीं सैर करने गए हुए थे। नौकर चाकर सब बारात की बहार देख रहे थे। मैं चुपके से जीने पर चढ़ा और छत पर जा पहुंचा। वहाँ उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। यही वह स्थान है जहाँ हमने प्रेम के आनंद उठाए थे। यहीं मैं तारा के साथ बैठकर जिंदगी के मंसूबे बांटता था। यही स्थान मेरी आशाओं का स्वर्ग और मेरे जीवन का तीर्थ था। मेरे हृदय की भांति आज यह भी सुनसान और अंधेरे सा हो गया था। मैं उसी ज़मीन से लिपटकर खूब रोया, यहाँ तक कि हिचकियाँ बंध गई। काश उस वक्त तारा वहाँ आ जाती तो मैं उसके चरणों पर सिर रखकर हमेशा के लिए सो जाता। आज भी तारा यहाँ ज़रूर आई होगी। शायद इसी ज़मीन पर लिपटकर वह भी रोई होगी। उस भूमि से उसके सुगंधित केसों की महक आ रही थी। मैंने जेब से रुमाल निकाला और वहाँ की धूल जमा करने लगा। यही मेरे प्रेम का पुरस्कार है। यही मेरी उपासना का वरदान है। यही मेरे जीवन की विभूति है। नीचे विवाह के संस्कार हो रहे थे। ठीक आधी रात के समय वधू मंडप के नीचे आई। मैं छत के किनारे चला आया और वह मर्मांतक दृश्य देखने लगा। बस यही मालूम हो रहा था कि कोई मेरे हृदय के टुकड़े किए डालता है। वह मंडप मेरे लिए एक चिता थी, जिसमें वह सब कुछ जिस पर मेरे जीवन का आधार था जला जा रहा था। अब क्या बाकी था? चिता की राख भी जलमग्न हो चुकी थी। दिल को थामे वेदना से तड़पता हुआ जीने के द्वार तक आया, मगर द्वार बाहर से बंद था।
अब क्या हो, उल्टे पांव लौटा। अब तारा के आंगन से होकर जाने के सिवा दूसरा रास्ता ना था। मैंने सोचा इस जमघट में मुझे कौन पहचानेगा, निकल जाऊंगा। लेकिन ज्यों ही आंगन में पहुंचा, तारा की माता जी की निगाहें पड़ गई। चौंक कर बोली, कौन? कृष्णा बाबू, तुम कब आए? आओ मेरे कमरे में आओ। तुम्हारे चाचा साहब के भय से हमने तुम्हें न्योता नहीं भेजा। तारा प्रातःकाल विदा हो जाएगी, आकर मिल लो। यह कहते हुए उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। फिर पूछा, अपने घर से होते हुए आए हो ना? मैंने कहा, मेरा घर यहाँ कहाँ है? क्यों, तुम्हारे चाचा साहब नहीं हैं? हाँ, चाचा साहब का घर है, मेरा घर अब कहीं नहीं है। बनने की कभी आशा थी, पर आप लोगों ने वह भी तोड़ दी। हमारा इसमें क्या दोष था भैया? लड़की का ब्याह तो कहीं ना कहीं करना ही था। तुम्हारे चाचा जी ने तो हमें मझधार में छोड़ दिया था। क्या अभी स्टेशन से चले आ रहे हो? तब तो अभी कुछ खाया भी ना होगा। हाँ, थोड़ा सा जहर लाकर दे दीजिए, यही मेरे लिए सबसे अच्छी दवा है। वृद्धा विस्मित होकर मुंह ताकने लगी। मुझे तारा से कितना प्रेम था वह बेचारी क्या जानती थी। मैंने उसी विरक्ति के साथ फिर कहा, जब आप लोगों ने मुझे मार डालने का ही निश्चय कर लिया तो अब देर क्यों करती हैं? आप मेरे साथ यह दगा करेंगी, यह मैं ना समझता था। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। चाचा और बाप की आंखों से गिरकर मैं शायद आपकी आंखों में भी ना जचता। बुढ़िया ने मेरी तरफ शिकायत की नज़रों से देखकर कहा, तुम हमको इतना स्वार्थी समझते हो बेटा? मैंने जले हुए हृदय से कहा, अब तक तो मैं ना समझता था, लेकिन परिस्थिति ने ऐसा समझने को मजबूर किया। मेरे खून का प्यासा दुश्मन भी मेरे ऊपर इससे घातक वार न कर सकता था। मेरा खून आप ही की गर्दन पर होगा। तुम्हारे चाचा जी ने ही तो इनकार किया था। आप लोगों ने मुझसे भी तो कुछ नहीं पूछा। आपने तो ऐसी निगाहें फेरी जैसे आप दिल से यही चाहती थी। मगर अब आपसे शिकायत क्यों करूं? तारा खुश रहे, मेरे लिए यही बहुत है। तो बेटा, तुमने भी तो कुछ ना लिखा। अगर तुम एक पुर्जा भी लिख देते तो हमें तस्कीन हो जाती। हमें क्या मालूम था कि तुम तारा को इतना प्यार करते हो। हमसे ज़रूर भूल हुई, मगर उससे बड़ी भूल तुमसे हुई। अब मुझे मालूम हुआ कि तारा क्यों बराबर डाकिये को पूछती रहती थी। अभी कल वह दिन भर डाकिये की राह देखती रही। जब तुम्हारा कोई खत नहीं आया तब वह निराश हो गई। बुला दूं उसे, मिलना चाहते हो? मैं चारपाई से उठकर कहा, नहीं नहीं, उसे मत बुलाइए। मैं अब उसे नहीं देख सकता। उसे देखकर मैं न जाने क्या कर बैठूं। यह कहता हुआ मैं चल पड़ा। तारा की माँ ने कई बार पुकारा, पर मैंने पीछे फिरकर न देखा। यह है मेरे निराशा की कहानी। इसे आज 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में मेरे ऊपर जो कुछ बीता उसे मैं ही जानता हूँ। कई दिन मुझे निराहार रहना पड़ा। फौज से तो उसके तीसरे ही दिन निकाल दिया गया था। अब मारे फिरने के अलावा कुछ काम न था। पहले तो काम नहीं मिलता, और अगर मिलता भी तो मैं टिक नहीं पाता। ज़िंदगी पहाड़ हो गई थी। किसी बात की रुचि नहीं थी। आदमी की सूरत से दूर भागता था। तारा प्रसन्न थी। 3-4 साल हुए। एक बार मैं उसके घर गया था। उसके स्वामी ने बहुत आग्रह करके बुलाया था, बहुत कस्में दिलाई थी। मजबूर होकर गया। वह कली अब खिलकर फूल हो गई थी। तारा मेरे सामने आई। उसका पति भी बैठा हुआ था। मैं उसकी तरफ ताक ना सका। उसने मेरे पैर खींच लिए। मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकला। अगर तारा दुखी होती, कष्ट में होती, फटेहाली में होती तो मैं उस पर बली हो जाता। पर संपन्न, सरस, विकसित तारा मेरी संवेदना के योग्य न थी। मैं इस कुटिल विचार को न रोक सका। कितनी निष्ठुरता, कितनी बेवफाई। शाम को मैं उदास बैठा वहाँ जाने पर पछता रहा था कि तारा का पति आकर मेरे पास बैठ गया और मुस्कुराकर बोला,
बाबूजी, मुझे यह सुनकर खेद हुआ कि तारा से मेरे विवाह हो जाने का आपको बड़ा सदमा हुआ। तारा जैसे रमणी शायद देवताओं को भी स्वार्थी बना देती, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, अगर मैं जानता कि आपको इससे इतना प्रेम है तो मैं हरगिज आपकी राह का कांटा ना बनता। शौक यही है कि मुझे बहुत पीछे मालूम हुआ। तारा मुझसे आपकी प्रेम कथा सुना चुकी है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तब तो आपको मेरी सूरत से भी घृणा होगी। उसने जोश से कहा, इसके प्रतिकूल मैं आपका आभारी हूँ। प्रेम का ऐसा पवित्र, ऐसा उज्जवल आदर्श आपने उसके सामने रखा। वह आपको अब भी उसी मोहब्बत से याद करती है। शायद कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि आपका जिक्र ना करती हो। आपके प्रेम को वह अपनी ज़िंदगी का सबसे प्यारा चीज़ समझती है। आप शायद समझते हो कि उन दिनों को याद करके उसे दुख होता होगा। बिल्कुल नहीं, वही उसके जीवन का सबसे मधुर स्मृतियाँ हैं। वह कहती है, मैंने अपनी कृष्णा को तुम में पाया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।